नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां बद्रीनाथ पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। अपने पूरे परिवार के साथ बद्री विशाल के दर्शन किए। परिवार संग बद्रीनाथ धाम पहुंची रेखा गुप्ता भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। सीएम रेखा ने केदारनाथ धाम के भी दर्शन किए। बता दें कि परिवार के साथ पूजा अर्चना करने पहुंची सीएम रेखा गुप्ता और कल उत्तराखंड पहुंची थी, जहां से पहले से ही ये जानकारी मिल पा रही थी कि वो आज अपने पूरे परिवार के साथ बद्री विशाल के दर्शन करेंगी। साथ ही साथ बाबा केदारनाथ के दरबार भी पहुंचेंगी, वहां पर भी दर्शन पूजन करेंगी। और उसी वक्त की ये कुछ तस्वीरें आपके सामने। सबसे ऊपर है वो, कितना बड़ा पत्थर है वो, इधर से पहुंचा। मुख्यमंत्री ने दोनों ही धामों के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया, पूजा की और देश प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने पूरे परिवार के साथ पहुंची बद्रीनाथ धाम में। सीएम रेखा गुप्ता की पहली तस्वीर, वहीं दूसरी तस्वीर केदारनाथ धाम से आपको दिखा रहे हैं। अपने पूरे परिवार के साथ वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है और सीएम रेखा के चेहरे पर खुशी आप देख सकते हैं, क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि वो चारों धामों के दर्शन करे, चारों धामों को पूरा करे। और आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बद्री विशाल के दर्शन करने के साथ साथ बाबा केदारनाथ के भी दर्शन किए और वहां पर मंदिर समिति के लोग उन्हें सारी जानकारियां देते हुए किस तरीके से प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत यहां पर विकास किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब परिवार के साथ बद्रीनाथ धाम पहुंची थी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। आज बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि बाबा के चरणों में मैं अपना माथा टेक सकी। बाबा केदारनाथ की कृपा हुई, परिवार समेत मैं यहाँ दर्शन करने आई और मैंने बाबा के चरणों में एक ही अपनी मंशा जाहिर की है कि प्रभु इतना आशीर्वाद दो हम भारतवासियों को कि विकसित भारत, विकसित दिल्ली के इस लक्ष्य को हम सब मिल कर के पूरा कर सकें। और मेरे ऊपर तो जो प्रभु की कृपा है, जो जिम्मेदारी मुझे दी है दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली के लोगों की खुशहाली के लिए, मुझे प्रभु की शक्ति मिले और मैं अपने कार्य में पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ में दिल्ली के निवासियों की सेवा कर सकूं और हम सब के ऊपर बाबा का आशीर्वाद बना रहे, देश आगे बढ़े, दिल्ली आगे बढ़े और सभी जन खुश रहें, समृद्धि हो और हर परिवार में उनका आशीर्वाद छाया रहे। बाबा केदारनाथ जी की बहुत बहुत जय। जय बाबा केदारनाथ। वहीं एक महीने में केदारनाथ यात्रा से 200 करोड़ का कारोबार हुआ है। बता दें होटल कारोबार से 100 करोड़ रुपए आए हैं। बता दें वहीं हेली सेवा की अगर बात करें तो 35 करोड़ का कारोबार किया है। डांडी कंडी से 1 करोड़ से अधिक की आय। 2 मई को खुले थे बाबा केदारनाथ के कपाट। 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं अब तक दर्शन। तो देखिए ये आस्था का जनसैलाब जैसे जैसे उत्तराखंड पहुंच रहा है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन करने के लिए, वैसे वैसे उत्तराखंड की आय भी बढ़ रही है और अब तक 200 करोड़ का व्यापार कारोबार हो चुका है। चाहे घोड़े खच्चरों की हम बात कर लें, चाहे वहां पर प्रसाद की दुकानें लगने वाली बात कर लें, चाहे हेली सेवा की बात कर लें। वहीं हरिद्वार में करोड़ों की जमीन घोटाले की जांच पूरी हो गई है। बता दें कि जिसकी रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है। अब सरकार को जांच रिपोर्ट के आधार पर जमीन घोटाले पर निर्णय लेना होगा। वहीं सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में 3 जून को बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता आशीष पाल बिष्ट का कहना है कि जिस तरीके से प्रदेश में भूमि घोटाले की बाढ़ आई है वो किसी से छुपी नहीं है।
जिस तरीके से प्रदेश में भूमि घोटालों की बाढ़ आई हुई है वो किसी से छुपा हुआ मुद्दा नहीं है। हरिद्वार में नगर निगम में जिस तरीके से जमीन की बंदर बांट हुई है, बाजार भाव से बहुत अधिक मूल्य पर जो है जमीन खरीदी गई है, उसमें कई आईएएस अधिकारियों पर भी गाज गिर रही है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी हरिद्वार में 3 तारीख को आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के नेतृत्व में इस गूंगी बहरी सरकार को चेताने और जगाने के लिए रैली आयोजित कर रही है, जिससे सरकार को चेताए और जगाया जा सके, जमीनों की जो बंदर बांट है उस पर रोक लगाई जा सके और दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और दोषियों को सजा दिलाई जा सके। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने अधिकारियों को विशेष कैंप लगाकर पंजीकरण कराने के निर्देश दिए। जरिए मिलने वाली सेवाओं को लेकर इन कैंपों में जानकारी दी जाएगी। पंजीकरण के लिए तीसरे चरण शुरू किया गया है, जिसके तहत आम जनता को जागरूक किया जाएगा और यूसीसी से मिलने वाले फायदों के बारे में जानकारी दी जाएगी। देखिए, कैंप्स का उद्देश्य यही है कि पब्लिक को एक अतिरिक्त फोरम मिले पोर्टल को एक्सेस करने का, और उनको कोई जानकारी या कहीं पर कंफ्यूजन है वो उनकी हमारे कर्मी हमारे कैंप्स में जो ऑपरेटर्स हैं वो क्लियर कर पाएँ। तो इट इज़ एन एडिशनल एवेन्यू जिसमें जो आवश्यक सेवाएं हैं वो उसका एक्सेस कर सकें। और ऑलरेडी हमारे 2 राउंड्स ऑफ शिविर हो चुके हैं पूरे जनपद में। अभी 3rd राउंड व्यापक स्तर पे शुरू किए गए हैं और इससे उम्मीद है कि आम जनमन में इसका सेंसिटाइजेशन होगा, अवेयरनेस जनरेट होगी और जो हमारे लेफ्ट आउट लोग हैं वो आगे आएंगे सर्विसेज अवेल करने के लिए। उत्तराखंड में आईपीएस अधिकारी रचिता जुआल के इस्तीफे से सियासत गर्मा गई है। इस समय एसपी विजिलेंस के पद पर तैनात रचिता जुआल ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया, लेकिन कांग्रेस ने युवा आईपीएस अधिकारी के इस्तीफे के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने कहा कि एक भ्रष्ट अधिकारी को बचाने के लिए रचिता जुआल को अपमानित किया गया, जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्ट देखिए। आईपीएस रचिता के इस्तीफे पर चढ़ा सियासी पारा। गणेश गोदयाल ने सरकार पर फोड़ा ठीकरा। प्रदेश में ईमानदार परेशान, बोले गोदयाल। बीजेपी ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। भारतीय पुलिस सेवा की वर्ष 2015 बैच की उत्तराखंड कैडर की अधिकारी रचिता जुयाल ने इस्तीफा दे दिया है। वर्तमान में एसपी विजिलेंस के पद पर तैनात रचिता जुयाल ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। रचिता जुयाल ऊर्जावान और तेज तर्रार अधिकारी मानी जाती रही हैं। ऐसे में रचिता जुयाल के इस्तीफे से सूबे की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने युवा आईपीएस अधिकारी के इस्तीफे को लेकर सरकार पर ठीकरा फोड़ा है। गोदयाल ने आरोप लगाया है कि रचिता जुयाल ने भ्रष्टाचार के मामले में एक पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की थी और आगे की कार्रवाई के लिए सरकार से अनुशंसा की, लेकिन सरकार ने उस भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई की बजाय उसे बचा लिया, जिस पर अपमानित महसूस कर आईपीएस अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया। गणेश गोदयाल ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण और ईमानदार अधिकारियों को हतोत्साहित करने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि गोदयाल सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि आईपीएस के इस्तीफे के मामले में सरकार अपने स्तर से विचार कर रही है और इस मामले में सरकार विचार के बाद उचित फैसला लेगी। जुमला उनका है कि जीरो टॉलरेंस, लेकिन करतूत ये है कि एक अधिकारी को, जब एक वरिष्ठ अधिकारी ने, आईपीएस अधिकारी ने किसी अधिकारी को इस तरह रंगे हाथ पकड़ा तो उस पर कार्रवाई करने के बजाय उसका संरक्षण किया जा रहा है और नतीजन उस आईपीएस अधिकारी को, जिसका कि राजनीतिक हलकों में आज बड़ी चर्चा है, उस अधिकारी को नतीजतन अपनी इंसल्ट महसूस करते हुए अपने पद से रिजाइन देना पड़ा, आईपीएस की सेवा से रिजाइन देना पड़ा। मैंने सुना है कि उन्होंने रिजाइन देने की पेशकश की है या रिजाइन दे दिया है, लेकिन सरकार को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। जो जुयाल जी का त्यागपत्र आया है, उन्होंने अपने पारिवारिक कारणों से त्यागपत्र दिया है और विपक्षी दल अपनी राजनीति करने के लिए बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। कहीं पर कोई किसी पर दबाव नहीं है और न किसी को कोई दबाव में लेने का कोई प्रयास सरकार कर रही है। एसपी विजिलेंस रचिता जुयाल के नेतृत्व में
विजिलेंस टीम ने 14 मई को देहरादून में ISBT चौकी इंचार्ज देवेश घुगशाल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा था, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। उत्तराखंड में विजिलेंस टीम लगातार भ्रष्टाचार के मामलों में तेजी से कार्रवाई कर रही है। ऐसे में SP विजिलेंस पद पर तैनात तेज तर्रार और ईमानदार छवि की IPS अधिकारी के इस्तीफे के पीछे विपक्षी कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। अब देखना होगा कि धामी सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को अंजाम तक पहुंचा रही IPS रचिता जुयाल के इस्तीफे पर सरकार क्या फैसला लेती है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं उत्तराखंड सरकार ने पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक में कोड़ियाला व्यास घाट मोटर मार्ग पर 150 मीटर लंबा सिंगटाली मोटर पुल बनाने के लिए 57 करोड़ रुपए से ज्यादा मंजूर किए। इस पुल से गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की दूरी कम होगी, जिससे समय और पैसा दोनों ही बचेगा। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि इस पुल से करीब 25 लाख लोगों को ज्यादा फायदा होगा, जिसकी मांग लंबे समय से चल रही थी। वर्षों से लंबित पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर के अंतर्गत कौड़ियाला व्यासघाट मोटर मार्ग पर 150 मीटर जो स्पैन का सिंगटाली पुल निर्माण को सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है। सिंगटाली पुल के लिए 57 करोड़ 52 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। यह पुल गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडलों को जोड़ने के साथ साथ दूरी को भी कम करने वाला होगा और इससे ईंधन की बचत होगी। जो फॉसल फ्यूल हम खर्च करते हैं उसमें भी कटौती आएगी। सिंगटाली पुल निर्माण के बाद 35 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों की 25 लाख से अधिक आबादी को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। पुल निर्माण के बाद देहरादून से रामनगर की दूरी 45 किलोमीटर के लगभग कम हो जाएगी और इससे देहरादून और रामनगर की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिससे कि निश्चित रूप में लोग जो हमारा मसूरी है और भी जगह है, नैनीताल जो है, रामनगर है और मिनी हल्द्वानी है, इन सब का नज़ारा देख सकेंगे। खबर रामनगर से है, जहां स्लाटर हाउस का मामला अब एक बार फिर से तूल पकड़ने लगा है। बीते 3 दिन से नगर पालिका के अध्यक्ष और सभासदों के बीच स्लाटर हाउस को लेकर रात थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी मामले को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम ने नगर पालिका के सभासद शिवी अग्रवाल के खिलाफ एक बयान दिया। इसमें उन्होंने शिवी अग्रवाल के हनुमान स्वरूप को धारण करने पर सवाल उठाए, जिससे करणी सेना ने भड़ककर भवानीगंज में विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष ने हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। साथ ही उनसे 12 घंटे में माफी मांगने को कहा गया है। कल एक बयान जारी हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके माध्यम से एक बयान जारी हुआ। सीवी अग्रवाल जी जो 3 वर्षों से लगातार सभासद बनते आए, उनके ऊपर तंज कसते हुए इस नगर पालिका क्षेत्र के अध्यक्ष चेयरमैन महोदय ने हनुमान जी महाराज का अपमान करते हुए कहा कि सीवी अग्रवाल जी हनुमान जी का गदा लेकर, गले में भगवा डालकर, माथे में तिलक लगाकर मांस का पैसा लेने के लिए आए, जिससे सर्व हिंदू समाज में रोष व्याप्त है। और करणी सेना आज सर्व हिंदू समाज को संगठित तरह हाथ लेकर के इस क्षेत्र के जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं उनसे निवेदन कर रहा है और आक्रोश जताते हुए आह्वान कर रहा है कि आप सर्व हिंदू समाज से माफी मांगे, क्योंकि आपने हिंदू समाज के आराध्य हनुमान जी महाराज का इस रामनगर क्षेत्र में अपमान किया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर जहां एक और पूरा देश पाकिस्तान के इस हरकत के खिलाफ विरोध में है, तो वहीं इस मामले में भारतीय सेना के सम्मान में कांग्रेस ने रविवार को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में जय हिंद रैली का आयोजन किया। इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता समेत कई वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत शामिल थे। जो ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ था उसमें जिस तरह से हमारी सेनाओं ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया है, उनको सम्मान देने के लिए, उनके शौर्य को सलाम करने के लिए कांग्रेस द्वारा पूरे देश भर में जय हिंद रैलियां आयोजित की जा रही हैं, जिस क्रम में आज हल्द्वानी में भी रैली है। करीब 500 कार्यकर्ता रामनगर से भी उस रैली में शिरकत कर रहे हैं। रैली में हमारे प्रदेश के सभी शीर्ष नेता हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे CLP, हमारे पूर्व अध्यक्षगण और हमारे सह प्रभारी और दिल्ली से भी लोग उसमें शामिल होंगे। जो हल्द्वानी में बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने पिछले साल बारिश में आपदा के कारण गोला पुल और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को नुकसान को लेकर सुरक्षात्मक
कार्यों का निरीक्षण किया। गोला नदी के किनारे पुल से जोड़ने वाले अप्रोच रोड और गोला पुल समेत अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के सुरक्षात्मक कामों का निरीक्षण किया गया। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया। बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने कहा कि करीब 1 अरब रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, गोला पुल और अप्रोच रोड में सुरक्षात्मक काम हो रहे हैं। NHAI के काम अभी नीचे इतने अच्छे चल रहे हैं, आप देख रहे हैं। और PWD की सड़क जो टूटी हुई थी पिछले 11 महीने से, वो इसलिए विलम्ब हुआ उसमें क्योंकि एक हमारे ठेकेदार महोदय ही न्यायालय चले गए थे। जब वो केस निर्णीत हुआ उसके विदिन 1 वीक, 1 हफ्ते के अंदर हमने काम प्रारंभ कर दिया था। मैं और हमारे MLA साहब और मेरे सारे कार्यकर्ता और यहाँ की जनता, हम सब लोगों ने सार्वजनिक रूप से बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैसा दे दिया है और हम आज गोला फोड़कर रोड के काम का शुरुआत कर रहे हैं। आज एक्शन साहब यहाँ पर हैं, उन्होंने बताया कि बहुत तेजी से काम चल रहा है। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक मल्ला महल में भारत सरकार द्वारा आदि बाजार लगाया गया। उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी के युवा हेमंत धरसत्तू अपनी अनोखी कला से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। हेमंत लकड़ी को जलाकर चित्र उकेरते हैं। इस आर्ट को पायरोग्राफी के नाम से जाना जाता है, जो रूस, यूक्रेन और लैटिन अमेरिका जैसे देशों में काफी फेमस है। हेमंत धरसत्तू के अनुसार कोरोना लॉकडाउन के दौरान उन्होंने इस कला को सीखा। लकड़ी पर हीट के जरिए अलग अलग तरह के चित्र उकेरे जाते हैं। ये जो मैं बना रहा हूँ उसको पायरोग्राफी बोलते हैं। पायर मीन्स ग्रीक में फायर होता है, तो लकड़ी को जला के कलर निकाला जाता है। तो वैसे ही रशिया और यूक्रेन, लैटिन अमेरिका वहाँ पे ज़्यादा बनाया जाता है। तो लॉकडाउन के बाद हमें इंटरनेट में मिला कि ये भी एक तरीका होता है बनाने का, और हम रहते हैं उत्तराखंड में जहाँ लकड़ी इतनी ज़्यादा है, सोचते हैं कि लाइवलीहुड जनरेशन कर सकते हैं, क्योंकि सोवेनियर्स के शॉर्टेज है, काफ़ी छोटे सोवेनियर्स। तो ये पायरोग्राफी है, और ट्राइफेड जो है, जितने भी जनजातीय आर्टिजन्स हैं या वीवर्स हैं, तो उनको एक मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो हमारे आउटलेट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, और हम ऐसे यूनिक जो आर्टिस्ट हैं उनकी खोज में रहते हैं। तो ये हाल में ही हमें सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा कि पायरोग्राफी नाम की लैटिन अमेरिकन आर्ट है, और हमने इनसे संपर्क किया हेमंत धरसत्तू जी से, जो मुनस्यारी में ही रहते हैं मोस्टली। तो इसका काफ़ी फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि हम लोग सूवेनियर्स देखते हैं उत्तराखंड में। कोई भी टूरिस्ट आते तो वो कोई चीज़ यहाँ की यादगार के तौर पे ले जाना चाहते हैं। तो सूवेनियर्स की हमें लगता है कि काफ़ी डाइवर्सिफाई करने की काफ़ी ज़रूरत है। विश्व दुग्ध दिवस के मौके पर हल्द्वानी में दुग्ध संघ नैनीताल द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में दुग्ध उत्पादक, किसान, उपभोक्ता, नगर निगम प्रतिनिधि और दुग्ध विकास विभाग के अधिकारी शामिल हुए। दुग्ध उत्पादक किसानों की स्थिति को मजबूत करने और दुग्ध ब्रांड आंचल को जन जन तक पहुंचाने को लेकर बातचीत हुई। दुग्ध संघ नैनीताल के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने कहा कि उत्तराखंड का अपना ब्रांड आंचल शुद्धता का प्रतीक है। आमजन से जुड़ने के लिए 4 जून तक विशेष जागरूकता अभियान चलाया। और आज का ये कार्यक्रम जी की प्रेरणा से और विश्व स्वास्थ्य संगठन स्तर पर इस दिवस को मनाया जाता है। और आज नैनीताल दुग्ध संघ ने भी विश्व दुग्ध दिवस मनाया है। और इस बार के खास आयोजन के लिए हमारे जो प्रदेश के दुग्ध विकास मंत्री हैं माननीय सौरभ बोगोना जी का निर्देश था कि इस विश्व दुग्ध दिवस को, क्योंकि जो एक आम उत्पादक की आर्थिकी से जुड़ा है, इसको हम त्यौहार के रूप में और सब लोग उपभोक्ता, उत्पादक और जनप्रतिनिधि मिल करके इसको मनाएं, उत्सव के रूप में मनाएं। उसमें हमने प्रयास करा है कि इसको उत्सव के रूप में मनाने का। हल्द्वानी और मुखानी क्षेत्र में बीते कुछ महीनों से लगातार हो रही चोरी, चैन स्नैचिंग और मोबाइल लूट की घटनाओं में नैनीताल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। लाखों रुपए कीमत के आभूषण, मोबाइल फोन और बाइक बरामद की गई। हल्द्वानी सिटी एसपी प्रकाश चंद्र और सीओ नितिन लोहनी को विशेष टीम गठित कर अपराधियों की गिरफ्तारी और लूट की गई संपत्ति के बरामदगी के निर्देश दिए गए थे।
ऐसा फोटो देना हीरो हीरोइन का नाम था। लोग सेलिब्रिटी के पीछे भागते हैं फोटो खिंचाने, देखो कैमरा लेके। चलो इसमें एक बाइकर के द्वारा एक मोबाइल स्नैच किया गया, फिर उसके बाद में चैन स्नैचिंग की घटना भी आई। और जब हमने सीसीटीवी और ये सारी चीज़ें देखी तो बाद में पता लगा कि मुखानी क्षेत्र में एक चैन स्नैचिंग की घटना और हुई है, उसमें भी इसी हुलिये से मिलता जुलता योग दिख रहा है। जब इसमें पुलिस के द्वारा बाइक का सर्विलांस किया गया तो ये पता लगा कि जो बाइक है ये बाइक भी चोरी की गई है। तो बनफुलपुरा के उत्तर उजाला क्षेत्र में रहने वाला एक युवक है, इसके द्वारा पहले एक बाइक चुराई जाती है और बाइक चुराने के बाद में उसी बाइक को यूज करते हुए इसने 2 चैन स्नैचिंग की घटनाएं की और एक मोबाइल स्नैचिंग की भी घटना की है। चूँकि ये हर रोज़ ये घटनाएं कर रहा था, इसलिए पुलिस के लिए एक चैलेंज की तरह भी हो गया था। तो हमने अपनी सारी टीमें एक्टिवेट की और पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और इसे गिरफ्तार होने के बाद में इन घटनाओं में रोकथाम लगी है। तो इस कार्रवाई के लिए मेरी तरफ से जो इसमें बनफुलपुरा की और जो हमारे मुखानी और हल्द्वानी की जो टीमें थी उनको 2,500 रुपये का इनाम दिया गया। खबर विकासनगर से है, जहां एक छात्रा की सड़क हादसे में मौत हो गई। सेलाकुई में तेज रफ्तार कार सवार ने 10 स्कूली बच्चों को टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौत हो गई और अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे, जिनका इलाज जारी है। राजकीय इंटर कॉलेज सेलाकुई में सभी बच्चे पढ़ते थे। पुलिस ने मामले में धारा 105 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। पौड़ी में कलजीखाल बाजार में आवारा मवेशियों की बढ़ती संख्या से आमजन परेशान है। दर्जनों मवेशी दिन और रात सड़कों पर डटे रहते हैं, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। हाल ही में गोबर की वजह से एक ट्रक फिसलकर मकान की दीवार से जा टकराया, जिसमें भारी नुकसान हुआ। जिला पंचायत सदस्य संजय डबराल ने बताया कि इस बाबत ज्ञापन पूर्व में जिलाधिकारी को सौंपा जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं आपको बता दें कि पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विकास शर्मा ने बताया कि स्थल निरीक्षण में 35 से 40 पशु बाजार में मिले। गोदाम संचालकों से बात की गई है, लेकिन ढुलाई साधन की कमी के कारण कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मुख्य सड़क पर आवारा पशुओं का इतना जमावड़ा हो गया, जिनकी संख्या 100-150 से ऊपर है और उनके गोबर से और थोड़ा सा बारिश होने से वहां पर कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है और लगभग उस कीचड़ होने से पूरा मलबा और गंदगी पूरे मार्केट में आती है और जिसमें कोई भी गाड़ी हो उसको दुर्घटना घटने की संभावना बनी रहती है। इस संबंध में हम पूर्व में मैंने मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया था, जिसमें पूरा व्यापार संघ और जनप्रतिनिधि शामिल थे। उसमें उनके द्वारा संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है। दीना फाउंडेशन ज्वालपा मंदिर के पास जो गौसदन है दयालचंद कोहली जी का, उनसे संपर्क करा। उन्होंने कहा कि ठीक है सर, 8-10 पशु मेरे यहाँ भिजवा दीजिए। इस तरह मैंने हिसाब लगाया कि जो 28 से 30 पशु मुझे दिख रहे थे, तो 8 और 8 16 इधर चले जाएंगे। तभी मैंने रणनीति बनाते हुए वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी कलजीखाल से कहा कि इनमें जो नंदी हैं, जो छोटे हैं, इनको वो 5-5 की संख्या में हमारे 2 जो ग्राम्य गौ सेवक एकेश्वर ब्लॉक में चयनित हुए हैं, तो उनके वहाँ अगर स्थानांतरित कर देते हैं तो इसके लिए हमें 16 और 10 26 पशु को संभवतः हम इधर से उनको आश्रय दिलवा पाएँ। क्योंकि हमारे पास वाहन की व्यवस्था नहीं होती है, इस कारण हम उन पशुओं को वहाँ से किसी अन्यत्र स्थान पर नहीं भेज पाए। क्योंकि पशुपालन विभाग जो है, इनके भरण पोषण हेतु स्थायी निवास में कहीं भी इनका अगर शिफ्टिंग होती है तो 80 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दे सकता है। नई टिहरी में बन रहे केंद्रीय विद्यालय का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। डीएम मयूर दीक्षित ने कार्यदायी संस्था को निर्माणाधीन विद्यालय का काम जल्दी ही पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्माण का 50% काम पूरा हो चुका है। हालांकि काम पूरा होने के अभी भी 1 साल और लगने के आसार लगाए जा रहे हैं। तो बता दें कि डीएम ने कार्यदायी संस्था को निर्देशित कर दिया है कि जल्द से जल्द काम को पूरा कराया जा सके। हालांकि आपको बता दें कि 50% यानी 50% काम पूरा हो चुका है, लेकिन ऐसी उम्मीद लगाई जा रही कि अभी 50% काम होने में 1 साल का वक्त लग सकता है। जिस संस्था को ये काम सौंपा गया है, डीएम ने उनको निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाए। नई टिहरी में केंद्रीय विद्यालय बन रहा है, उसके काम को लेकर
डीएम ने निर्देशित किया। निर्माण कार्य जल्दी ही पूरा हो, इसके निर्देश दिए गए। उन्होंने फिर एक रिव्यू करके की है और जैसा उन्होंने बताया था 50% के अराउंड वर्क उन्होंने बोला है कंप्लीट हो गया है, 50% और बचा है और मुझे लगता है कि करीबन 1 साल अभी इसमें और कंप्लीट होने में लगेगा। टिहरी में कृषि विभाग की ओर से चेन लिंक घेरबाड़ योजना चलाई जा रही है। योजना का उद्देश्य किसानों की फसलों को आवारा एवं जंगली जानवरों से किए जा रहे नुकसान से बचाना। चेन लिंक घेरबाड़ करने से बेहतर कृषि औद्योगिकी उत्पादन होने के साथ ही ग्रामीणों का गांव से पलायन भी कम हो रहा है। टिहरी के उनियाल गांव और हवेली गांव में 2024-25 में जिला योजना के अंतर्गत 3-3 लाख रुपए की लागत से चेन लिंक घेरबाड़ की गई है। इससे उनियाल गांव के 18 परिवार और हवेली गांव के 13 परिवारों को योजना का लाभ मिलता है। उनियाल गांव और हवेली गांव के ग्रामीणों ने शासन प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि योजना से काश्तकारों को अपनी बंजर हो रही भूमि को आबाद करने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे कृषि विभाग के द्वारा जिला योजना के तहत कृषि विभाग के द्वारा हमारे यहाँ घेरबाड़ करी गई है और ये घेरबाड़ 122 मीटर के लगभग है। तो ये जंगली जानवरों के बचाव के लिए है। तो यहाँ पे और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बनी रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।